गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार हम जो है प्रीवियस ईयर के पेपर को जो है सॉल्व करा रहे हैं। उसी क्रम में एक नया वीडियो है ये, जिसमें हम 30 क्वेश्चन जो है बाल विकास के देखेंगे और ये आपके 17 जनवरी 2022 का पेपर है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे पेपर जो है एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे गए थे बाल विकास से। देखिए ये आपका यहाँ पे दिया है डेट, देखिए 17 जनवरी 2022 का ये पेपर है आपका, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास, अब उसके आगे सेंटेंस जो सही लगे उसको जोड़ना है, जो आपको सर्वोत्तम लगे, कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। कहने का मतलब कोई भी बालक है तो क्या ये बताइए आप कि उसकी आप जो है भविष्यवाणी पक्के तौर पे मैंने सही तरीके से सटीक एकदम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा इतना लंबा होगा, इतना चौड़ा होगा, इसका वजन ऐसा होगा, ये दिखने में ऐसा होगा। तो आप कहेंगे कि नहीं, हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते। हाँ, उसके माता पिता, आनुवांशिक चीज़ों को, उसके परिवार को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हाँ ये इतना लंबा हो सकता है, लेकिन सटीक कहिए कि पक्के तौर पे कोई भविष्यवाणी कर दे कि इस बच्चे का विकास जो है इतना ही होगा, तो ये नहीं कहा जा सकता। तो ये तो सीधे सीधे आपकी क्या हो गई, गलत बात हो गई। दूसरा क्या है, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? सटीक नहीं लगाया जा सकता, पक्के तौर पर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो पूर्वानुमान लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपकी गलत हो जाएगी। फिर कह रहा है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, सही बात है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, सही बात है भाई। प्रत्येक बालक अपने स्तर पे व्यक्तिगत रूप से उसमें भिन्नता पाई जाती है। अब कहेंगे भिन्नता क्यों पाई जाती है? एक तो देखिए उसके विकास पे आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, आनुवांशिकता के साथ साथ उसके सामाजिक परिवेश और वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ता है, उसका खान पान हो गया, उसकी जलवायु हो गई, है कि नहीं। तो ये चीज़ें भी क्या करते हैं, बच्चे के विकास पे क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो ये एक तरह से सही आंसर है। और देख लेते हैं, अव्यवस्थित व असतत होती है। देखिए ऊपर जो सेंटेंस में इसको जोड़ना था कि बालकों के व्यक्तिगत विकास क्या हैं, अव्यवस्थित व असतत हैं, ये गलत बात है। वृद्धि और विकास ये तो दोनों होते हैं, लेकिन आप देखेंगे जब बाल विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप अनुसरण करता है, अर्थात हर जाति अपने अलग अलग, जैसे कुत्ता है तो वो अपने जो है अपने बिरादरी, अपने जाति के अनुरूप जो है बढ़ता है, मनुष्य है तो मनुष्य अपने हिसाब से चलता है। विकास की जो दिशा होती है मस्तकाधोमुखी होती है, समीप से दूर होता है, केंद्र से दूर होता है कि नहीं, और उसमें निरंतरता पाई जाती है, कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। कहते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, बस उसकी गति तेज या धीमी होती है। तो यहाँ सतत होना चाहिए था, लेकिन असतत दे दिया और अव्यवस्थित दे दिया, तो यही क्या हो जाएगा, इसके न होने का सही उत्तर कारण हो गया। तो इस प्रकार से आप देखें जो है कि ये 3 विकल्प गलत हो गए और तीसरा आपका क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि ये सही बोल रहा है, ये गलत हो गया, आपका पहला गलत हो गया, ठीक। इसमें और भी देखेंगे कि जैसे किसी बच्चे के विकास में कभी जो है देखेंगे कोई वृद्धि ज़्यादा कर लेता है, कोई कम कर लेता है। तो हर बच्चा अपने आप में विभिन्न होता है, अलग होता है सबसे, ठीक है। और इसमें एक भी देखिए अब आपको ये भी ऑप्शन में देता है कि विकास जो है सतत होता, मतलब ये रेखीय होता है, तो रेखीय कभी भी नहीं होगा। रेखीय का मतलब होता है सीधा एकदम, न कम न ज़्यादा, एक जो है लय में बढ़ना, वृद्धि होना। तो ये भी गलत बात है, रेखीय नहीं होगा कभी भी। तो पूर्वानुमान लगा सकते हैं आप, लेकिन सटीक नहीं भविष्यवाणी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, ये क्या सही है? तो ये गलत बात है। विकास अव्यवस्थित होता है, ये भी सही नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये मैंने अभी आपको बताया कि विकास क्या है, कंटिन्यू चलता रहता है। हाँ, उसकी गति धीमी या तेज हो सकती है, ये आप नोट करिएगा कि विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। विकास अव्यवस्थित नहीं होता है, व्यवस्थित होता है, क्रमबद्ध होता है, लेकिन क्रमबद्ध नहीं दिया था यहाँ पे।
तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और क्या दिया है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते, ये भी बात गलत है। क्यों नहीं होंगे भाई, बच्चे के विकास पे उसके आनुवांशिकता और उसके वातावरण का प्रभाव तो पड़ेगा ही। जैसे पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, देखते हैं आप, नाटे कद के रहते हैं, और जो मैदानी क्षेत्र के लोग होते हैं लंबे होते हैं, गठीले होता है उनका शरीर, तो वातावरण का असर हुआ कि नहीं हुआ। तो जहाँ पे आप जिस परिवेश में रहेंगे वैसा आप ढलेंगे, उसके अनुसार आपके ऊपर जो है वातावरण सांस्कृतिक परिवेश का प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। और देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है आगे। कह रहा है कि बच्चे जो है अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के जो स्किल है, कौशल है, मूल्य, जैसे धार्मिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सब मूल्य होते हैं ना व्यक्ति जो चुकाते हैं समाज में रह के, रीतियाँ, रीति रिवाज, किससे सीखते हैं। अब जैसे आप ही हैं, आप आज बड़े हो गए हैं, कल को बच्चे थे आप, तो जो समाज के नियम कानून, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, ये सब आप कहाँ से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं कि नहीं, देख के आस पड़ोस से भी सीखते हैं। अपने धर्म की व्यवस्था, धर्म के माध्यम से, जैसे आपके देखिए पूजा पाठ, ये सब अपने रीति रिवाज हो गए, इससे सीखते हैं। स्कूल वगैरह में भी सिखाते हैं, स्कूल में भी सीखते हैं आप। और समकक्षीय समूह, समान कक्षा के समूह जो ग्रुप होते हैं उनसे भी, तो आप सबसे सीखते हैं, जो भी समाज के आपके अंग हैं। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें लगता है ये 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 सब दिया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए जीन पियाजे का जिक्र आ गया है यहाँ पे। पूछा है कि जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। आंसर दीजिए। तो देखिए इसमें जो शब्द दिया है अनुकूलन, जब जीन पियाजे का आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत जो है पढ़ेंगे आप, तो उन्होंने इसमें 4 अवस्थाएं दी थी। उससे पहले इन्होंने बताया था कि अनुकूलन क्या है। अनुकूलन को हम इंग्लिश में जो है एडॉप्शन कहते हैं, और अनुकूलन का मतलब यही बस होता है सिंपल भाषा में कि वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालना, जैसा देश वैसा भेष। आप जहाँ पे जाइए वहाँ के अनुरूप ढल जाइए, तो वही तो अनुकूलन है, वहाँ के अनुकूल हो जाना। तो अनुकूलन में इन्होंने 2 चीज़ आपको समझाया था। एक समझाया था आत्मसात्करण, आत्मसात्करण एक चीज। दूसरा चीज क्या बताया था, समायोजन, समायोजन। ठीक, समायोजन को इंग्लिश में एकोमोडेशन कहते हैं, ACCOMODATION, एकोमोडेशन। और आत्मसात्करण को जो है एसिमिलेशन कहते हैं। तो जब अनुकूलन आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जान लीजिए, तो इसमें 2 बताया था इन्होंने, 2 बात को जो है आत्मसात्करण और समायोजन। अब देखिए इन दोनों में क्या होगा, आप समाज के अनुसार ढालेंगे अपने आप को, लेकिन इसमें भी 2 चीजें होती है। एक आत्मसात्करण क्या है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। और इसमें क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में आप परिवर्तन करेंगे। पूर्व ज्ञान में बच्चा क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, चेंज करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, वातावरण के साथ तालमेल को क्या करेगा, बिठाएगा। तो इसमें यही दिया था कि अनुकूलन की किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित किया गया है, तो आत्मसात्करण और समायोजन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, समायोजन और समावेशन हो जाएगा। एकोमोडेशन इसी को कहते हैं, समायोजन को ही। ठीक है, और समावेशन को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन हो गया आपका। आत्मसात्करण का ही दूसरा नाम क्या है आपका, एसिमिलेशन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको। ये सीधे सीधे आप अगर थियरी पढ़ें तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे। आगे देखिए, फिर जीन पियाजे से पूछा है आपका, क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर, भाई इन्होंने 4 स्तर दिया था, तो किस स्तर पे बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर लेते हैं, लेकिन अमूर्त संक्रियाएं नहीं कर पाते हैं या कठिनाई महसूस करते हैं। तो भैया अमूर्त चिंतन तो आपका लास्ट में होता है,
जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा 11 से 15 वर्ष का रहता है, और ये जो 0 से आपका 2 वर्ष है ये सेंसर मोटर स्टेज है, संवेदी गामक है, जिसमें बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। वस्तु अस्थायित्व का गुण इसमें आता है, वस्तु की छाप बनाना दिमाग में शुरू करता है। और जो है इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, ये देखिए आपका कोड वर्ड में खाली छोटा सा ही, संवेदी गामक हो गया। फिर आपका क्या है, पूर्व संक्रियात्मक है, पूर्व संक्रियात्मक है। ये आपका कितने से है, ये आपका 2 से 7 वर्ष है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, कॉन्क्रीट स्टेज, ये कब से है, 7 से 11 है। तो देखिए हर अवस्था में बच्चा अलग अलग गुणों को सीखता है, ये जीन पियाजे कहते हैं, ठीक है, कि जब बच्चा इतने एज का हो जाएगा तो इसमें ये गुण आ जाएगा। तो संवेदी गामक अवस्था में मैंने आपको बताया कि बच्चे क्या करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों की तरह सीखते हैं। लेकिन जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है तो ये सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। कोई भी वस्तु आप सामने रखेंगे तो पर्टिकुलर, भाई कोई वस्तु है तो उसके 2-3 गुण हो सकते हैं, लेकिन किसी एक ही गुण पर वह क्या कर सकता है, अपनी दृष्टि को जमाए रख सकता है, एक टाइम में एक ही गुण को देख सकता है। मुद्रा हो गया, दूरी हो गया, भार हो गया, ऊंचाई है, इस सब कॉन्सेप्ट बनाने में इसमें क्या होती है, कमी होती है इसके अंदर, ठीक है। और वस्तु पर केंद्रीकरण की भावना होती है, इसमें अहम केंद्रण की भावना होती है। अपलटवादी गुण इसमें जो है पाया जाता है। जैसे 4 और 6 बोलेंगे कितना होता है, 10 बता देगा, लेकिन 6 और 4 पूछेंगे नहीं बता पाएगा। दूरी भार ये क्या है, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा आप जो है ग्लास ले लिए, एक छोटा ग्लास ले लिए, और दोनों में सेम आप जो है दूध रख दीजिए, तो बड़ा वाला ग्लास लेगा, सोचेगा इसमें ज़्यादा दूध है। तो ये सब गुण जो है इसमें जो है पाया जाता है, जो है इसमें अभाव रहता है, कमी रहता है। लेकिन ज्यों ही बच्चा अगले स्टेज में पहुंचता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ये सब कठिनाइयाँ उसकी दूर हो जाती हैं, जो भी कमियाँ पूर्व संक्रियात्मक में रहती हैं। ये आगमनात्मक जो है चिंतन करने लगता है, उदाहरण पे करने लगता है, लेकिन निगमनात्मक तर्कण जो है, तर्कड़ा सोचना, नियम पे जो है तर्क करना, ये तो इसमें लास्ट वाले में सोचेगा। लेकिन लास्ट वाले के जस्ट पहले मूर्त वाले में क्या करेगा, उदाहरण पे चर्चा करने लगता है। तो इसमें सीधे सीधे पूछा है कि किस गुण का जो है क्या रहता है, व्यवस्थित कर पाते हैं, जैसे गुणात्मक आधार पर, लंबाई हो गया, ये सब चीजें किस स्तर पर। परंतु अमूर्त संक्रियाएं में कठिनाई होती है। तो ये देखिए इसमें कॉन्सेप्ट किस में बना लेते हैं, पूर्व संक्रियात्मक में करते हैं, एकदम गुण पाया जाता है। लेकिन जब बच्चा मूर्त में पहुंचता है तो ये चीजें क्या करता है, व्यवस्थित कर लेता है। तो इसमें देखिए अगर पूछता है किस में नहीं कर पाता है तब तो होता, तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इन सारे गुणों को सीख लेता है, बस केवल जो है औपचारिक चिंतन नहीं कर पाता है, अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता, जो कि आपके लास्ट स्टेज में करता है जो है औपचारिक में। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है आपका हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लेव वाइगोत्स्की पूछा है, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, इन्होंने कहा था कि बच्चा अपने समाज से सीखता है, समाज के द्वारा जो है। कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वॉक है, प्राइवेट स्पीच क्या है। लेव वाइगोत्स्की, जहां भी प्राइवेट स्पीच का जिक्र आए आप लेव वाइगोत्स्की आंसर करिएगा, क्योंकि इन्होंने ये बताया है बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, रेगुलेट करने में थिंकिंग। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, कभी भी रुकावट नहीं पैदा करेगा प्राइवेट स्पीच। जैसे आप कोई काम करते हैं तो बड़बड़ाते रहते हैं अपने मन में ही कि आज मैं ये करूंगा, आज इसको मारूंगा, ये आज ये बनाऊंगा, खाऊंगा, ये है कि नहीं, ये सब चीजें। तो ये आपके कभी भी क्या होते, काम में रुकावट नहीं होता है। तो ये तो आपका कभी नहीं होगा, रुकावट पैदा ये तो कभी नहीं होगा। बच्चे की आत्म केंद्रीयता दर्शाता है, ये भी इन्होंने नहीं कहा है। बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता है, कभी नहीं। ये सोच को विनियमित करने में, रेगुलेट करने में आपकी क्या करता है, मदद करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा। ये भीतर ही भीतर बच्चे क्या करते हैं, आत्मसात करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कोई भी कार्य करते समय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद करते हैं। आप टीचर हैं और इन्होंने कहा कि टीचर कैसे अपने बच्चों की मदद करते हैं, किस प्रकार। उपर्युक्त इनाम देकर, सख्त सजा देकर, ये तो कभी नहीं होगा। मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, या फिर उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा के, नकल तो कभी नहीं होगा। दो ही चीज इसमें बच रहा है, या तो उपर्युक्त इनाम दे दे
है कि नहीं, या फिर मदद की मात्रा और स्वरूप में बदलाव करके। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो यही होगा कि मदद की मात्रा और स्वरूप में क्या करके, बदलाव करके। अब कैसे, अब जैसे किसी बच्चे को कोई सवाल लगा रहा है, सब बच्चा जो है गणित की कक्षा है मान लीजिए, सपोज दैट किसी भी कक्षा हो कोई सब्जेक्ट की, अब उस किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, कोई 2 स्टेज पे पहुंच पाया होगा, कोई नहीं पहुंच पाया होगा। तो जैसे जिस व्यक्ति की, जिस बच्चे की आवश्यकता होगी, उसी मात्रा के अकॉर्डिंग जो है, उसी जो है क्वांटिटी के हिसाब से क्या करेगा, वो मदद करेगा। और ऐसा नहीं कि जो टेक्निक इस टेक्निक से बताएगा इस बच्चे को, उसी टेक्निक से दूसरे भी। भाई हर बच्चे की बुद्धि लब्धि अलग होती है, सोचने की क्षमता अलग होती है, तो सबको अलग अलग बदलाव करके नहीं देगा, मदद हेल्प करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगले देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। तो पूजा लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। देखिए लॉरेंस कोहलरबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। इन्होंने 3 स्टेज दिया था और हर स्टेज में 2-2 लेवल बताए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूजा इसलिए जो है कक्षा के नियमों का रूल के हिसाब से चलने के लिए बात करेगी कि क्लास में अच्छे से रहे, ताकि टीचर उसे बाहर खेलने की अनुमति दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगी, अगर क्लास में शोर मचाएगी, नियम कानून का पालन नहीं करेगी, तो टीचर उसे बाहर खेलने नहीं जाने देंगे। अर्थात वो पनिशमेंट के डर से या किसी डर के मारे, दंड के मारे वो जो है इस आज्ञा का पालन करती है, नियम को मानती है। तो राइट आंसर तो सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं एक नज़र में जो है लॉरेंस कोहलरबर्ग का जो है। तो देखिए लॉरेंस कोहलरबर्ग का आप देखेंगे जब, तो पहला जो स्टेज है प्राक रूढ़िगत नैतिकता, इसको हिंदी में कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। हमें लगता है कि इंग्लिश आसान पड़ेगा आपको याद करने में। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। हिंदी में प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और उत्तर नैतिकता का स्तर। एज पहले वाले का 4 से 10 है, दूसरे का 10 से 13 है और तीसरे का 13 से ऊपर है। इसमें जो 2-2 लेवल इन्होंने बांटा है, पहले में बांटा है दंड और आज्ञा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। बच्चा क्या करता है, दंड के मारे, मार खाने के मारे, किसी डर से आज्ञा का पालन करता है। जैसे घर में कोई बड़े बुजुर्ग आ जाए तो बच्चा पैर छूता नहीं है जल्दी, जब बड़े कहते हैं तब वो पैर छूता है। तो वो डर के मारे, उसको ये नहीं पता है कि बड़ों का आज्ञा का जो है पालन करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसका नैतिकता का लेवल जो उतना डेवलप नहीं रहता है। तो दंड और आज्ञा पालन याद रखिएगा पहले में है। और साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट, इंस्ट्रूमेंटल माने साधन की तरफ, अर्थात इसको हम टिट फॉर टैट भी कहते हैं। जैसे बच्चा किसी क्लास में पढ़ता है, मान लीजिए उसका कोई सहपाठी है, कोई दोस्त है, उसका पेंसिल तोड़ दिया, तो बच्चा भी उसका पेंसिल तोड़ देता है या कॉपी फाड़ देता है। तो जैसे को तैसा। तो 2 याद रखिएगा, आज्ञा पालन, दंड और आज्ञा पालन, और टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये आपके पहले लेवल में आता है। दूसरे लेवल में क्या आता है, जब आप दूसरे लेवल में जाएंगे तो बच्चा अच्छा लड़का या लड़की बनने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो पहले छोटा था, अब उसकी एज धीरे धीरे बढ़ गई है। तो जैसे जैसे बच्चे का विकास होगा तो उसके समाज का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। संगी दोस्त, विद्यालय, इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा समय बाहर बिताएगा। तो वो घर में चीज़ें जो सीखी रहती है माता पिता से, उससे वो तालमेल स्थापित करता है, ठीक है। तो वो जो तालमेल स्थापित करता है, तो वो समाज में अच्छा बनने का प्रयास करता है कि लोग हमें कुछ गलत नज़र से ना देखें, कुछ बोले ना, हमको डांटे ना। तो वो अच्छा बनने का प्रयास करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इसलिए दूसरे स्टेज में गुड गर्ल या फिर गुड जो है बॉय का जिसमें जिक्र आता है, अच्छा लड़की लड़का बनने की उन्मुखता होती है। और इसी में जो दूसरा है, दूसरे ही स्टेज की बात कर रहा हूँ, कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रति जो है उन्मुखता होती है इसमें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। क्योंकि बच्चा देखिए सोचता है कि समाज के हिसाब से हम चलें। दूसरे स्टेज की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर रेड लाइट तोड़ने से, रेड लाइट क्या है, नहीं तोड़ना चाहिए, नियम बना है, यातायात का नियम है, तो वो यातायात के नियमों का क्या करेगा, पालन करेगा। वो रेड लाइट कभी जंप नहीं करेगा, क्योंकि वो अच्छा बनने का प्रयास करता है ना बच्चा। तो जब आप अच्छा बनने का प्रयास करते हैं तो समाज के नियम कानून को आप नहीं तोड़ते हैं। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा गुड गर्ल या गुड बॉय, अच्छा लड़का लड़की बनने का प्रयास दूसरे स्टेज में। कानून व्यवस्था बनाए, लॉ एंड ऑर्डर का जहां जिक्र आएगा ओरिएंटेशन का, ठीक है, वहां पर दूसरा स्टेज आएगा। अब जब बच्चा तीसरे स्टेज का होता है तो वो 13 साल के ऊपर होता है, उसका नैतिकता का स्तर और भी डेवलप हो जाता है। तो इसमें देखिए 2 चीजें पूछी जाती हैं, इंग्लिश में भी याद रखिएगा, हिंदी में भी तो आप जानी जाएंगे। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है और दूसरा इसी में है
यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। देखिए इन दोनों को तो आप आसानी से याद रखेंगे, दोनों स्तर को। तीसरे में क्या है, इसमें आपको ये नहीं पूछेगा तीसरे स्तर का इसमें पहला है कि दूसरा है, आपसे बस लेवल पूछेगा कि पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है। किसमें नाम पूछ सकता है, हाँ इसमें कि सार्वभौमिकता नैतिकता का अभिन्यास है कि जो है सामाजिक अनुबंध है। तो हिंदी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन इंग्लिश कभी भी चेंज नहीं होगा। तो याद प्रयास यही करिएगा कि आप इंग्लिश में ही याद रखें। अब देखिए जहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की बात आएगी या फिर यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन की बात आएगी, तो ये किस में आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ तो बच्चा दूसरे स्टेज में समाज के हिसाब से यातायात के नियमों का पालन करता है, लेकिन इसमें जब बच्चा आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले में, तो इसमें देखता है कि अगर किसी व्यक्ति का मान लीजिए दुर्घटना हो गया और रेड लाइट जल रही है और वो जा रहा है कि रेड लाइट जब तक हम इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा ब्लड निकल रहा है इस बच्चे की जो है या फिर इस आदमी की मृत्यु हो जाए, तो वो रेड लाइट को जंप कर देता है। वो ये सोचता है कि अगर रेड लाइट तोड़ने से किसी का भला हो जाए, किसी की जान बच जाए, तो ऐसे नियम को तोड़ देने में कोई नुकसानी नहीं है। ठीक है, ये इसमें आता है तीसरे वाले में, पहले में। और दूसरा क्या कहता है, यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक जो है नैतिकता का सिद्धांत है, इसमें जो है क्या करता है, ये खुद के हिसाब से व्यक्ति चलना चाहता है, अपने हिसाब से कहता है कि नियम कानून जो है मेरे लिए बने हैं, न कि हम नियम कानून के लिए बने हैं। वो दूसरों के लिए जान तक दे सकता है। तो ये आएगा आपका सार्वभौमिक यूनिवर्सल में आएगा। तो यहाँ पे देखिए यही कहा है कि वो कक्षा में नियमों का पालन कर रही है ताकि उसे बाहर जाने की अनुमति मिल जाए। तो ये किस में आएगा, तो ये सीधे सीधे आज्ञा पालन और दंड में आ जाएगा। अच्छा लड़का लड़की मैंने बताया आपको कि ये दूसरे स्टेज में आता है। ठीक है, आधिकारिकता और सामाजिक क्रम जो आपका है, अथॉरिटी ऑफ सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन है, तो जहां सोशल का जिक्र आएगा उसमें तीसरा आ जाएगा आपका, है कि नहीं। सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत ये भी आपका यूनिवर्सल ये तीसरे में आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया आपका, पहला। आई होप आप समझ पाए होंगे इन चीज़ों को। तो थोड़ा डिटेलिंग करने में समय लग सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हार्वर्ड गार्डनर, ये लोग तो एकदम फेमस हैं, समझ लीजिए। फेमस कौन कौन है, जैसे पियाजे हो गए आपके, वाइगॉस्सी हो गए, कोहलर हो गए, गार्डनर हो गए, ये सब तो पूछते ही पूछते हैं। मैथमेटिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे जो है वैन हिले का जो है पूछता है आपका स्टेज। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हार्वर्ड जो है गार्डनर के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। बाकी तीन सही होंगे, एक गलत होगा आपका। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है क्या दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। और इन्होंने शुरू में तो 1983 तक 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया 1998 आया तो इन्होंने जो बताया कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है, और सन 2000 में बताया कि बुद्धि 9 प्रकार की होती है। लेकिन एनसीईआरटी में आपको ये 8 ही दिया है, मान्य है जो है, तो आप ये 8 ही याद रखिएगा कि बुद्धि जो है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कितने प्रकार की होती है, तो 8 ही आप जो है याद रखिएगा। इसमें इन्होंने जैसे शाब्दिक भाषाई बुद्धि है, आपके तार्किक गणितीय बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि तो भी मैं बताऊंगा इसमें। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा है कि बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। तो ये तो इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, बताइए। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है, क्या ये स्टेबल है? नहीं, हर व्यक्ति का अलग अलग फ्लेक्सिबल होता है, किसी का कम ज्यादा। अर्थात बुद्धि का विकास करके उसे क्या किया जाता है, डेवलप किया जा सकता है। अगर किसी को संगीत में रुचि है तो बताइए कि बराबर जब वो प्रैक्टिस करेगा तो उसका विकास होगा कि नहीं होगा। तो ये अस्थायी विशिष्टता तो है नहीं, तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और गलत हो जाएगा तो आंसर भी तो यही हो जाएगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा था कि बुद्धिमत्ता को पारिपोषित व विकसित किया जा सकता है। मैंने पहले बताया, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं तो बचपन से ही वो इतने महान बल्लेबाज तो है नहीं, उनमें ये प्रतिभा थी क्रिकेटर बनने की, लेकिन जब उनको उचित माहौल मिला, उचित जो है कोच मिले, तब ना उनका जो है निखरा ये जो है आपका व्यक्तित्व या ये स्किल जो है आपका। तो यही कहा है कि बुद्धिमत्ता जो है, जो इंटेलिजेंसी है, इसको अगर आप परिपोषित करेंगे आप और इसको विकसित करेंगे अच्छे से, तो ये क्या होगा, विकसित होगा, उसका विकास होगा। सही बात है, इन्होंने बोला था। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है। इन्होंने बताया ना कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। जैसे कुछ लोगों में संगीत की बुद्धि, जो गायक होता है, जैसे लता मंगेशकर है, इनमें संगीत की बुद्धि पाई जाती है, संगीतात्मक बुद्धि है। सिंगर हो गए, एंटरटेनर हो गए। प्रकृतिवादी बुद्धि किसमें पाई जाती है, किसान वगैरह हो गए।
तार्किक बुद्धि किसमें है? जो तर्क करते हैं, जैसे अकाउंटेंट हो गए, बैंकिंग हो गए, साइंटिस्ट हो गए। स्थानीय बुद्धि, जिसको स्थानीय की समझ हो, स्थान की समझ हो, जैसे मूर्तिकार हो गए, कहाँ पे क्या हमको कट करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। आर्किटेक्चर हो गए, मकान है, यहाँ पे बाथरूम कहाँ रहेगा, आपका जो है रूम कहाँ रहेगा, लॉबी कहाँ निकलेगा, सब डिजाइन तैयार करते हैं उसी में जो है। चित्रकार हो गए, इनको स्थान की पकड़ होती है, जगह की, प्लेस की। शाब्दिक भाषा, जिनको अपने शब्दों पे पकड़ होती है, जैसे एंकर वगैरह देखते हैं न्यूज को, वो तो ऐसा तो नहीं अचानक कोई न्यूज आए तो वो तुरंत बोलने लगते हैं, बिना धारा प्रवाह बोलते हैं, अटकते हुए नहीं बोलते हैं। लेकिन किसी दूसरे को अगर माइक पे पहली बार खड़ा कर दिया जाए तो अटकने लगता है। तो धारा प्रवाह जिसमें क्षमता, उसको शाब्दिक भाषाई बुद्धि। कैसे वकील हो गए, कवि हो गए, पत्रकार हो गए, इनको अपनी भाषा पे पकड़ होती है कि नहीं? तो ये चीजें हैं इसमें। तो सीधे सीधे देखिए ये क्या है कि कई प्रकार अपितु कई प्रकार की होती है, एक नहीं होती है। ये भी सही बात है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से संबद्ध नहीं किया जा सकता, ये भी आपकी बात सही है। तो चूंकि कथन सही नहीं था पूछा था, तो आपका यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ये जो है आपके गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बाल केंद्रित शिक्षा में, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा यही कहता है, एनसीएफ भी कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है बालक की रुचि और क्षमता के अनुकूल हो। दुनिया भाड़ में चली जाए, आप बच्चे के ही बारे में सोचेंगे। तो शिक्षिका का कोई भूमिका नहीं है भाई, टीचर का कोई रोल नहीं है बाल केंद्रित में, नहीं, उसमें तो रोल है। बाल केंद्रित शिक्षा में यही कहता है कि टीचर और बच्चे एक दूसरे से मिल करके जो है एक दोस्त की तरह सक्रिय भूमिका निभाते हुए एक्टिव रहें। लेकिन यहां पे कह रहा है कोई भूमिका नहीं है, तो ये तो गलत बात है, उसमें तो भूमिका है। दूसरा कह रहा है शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है और विद्यार्थी ही निष्क्रिय। बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा है और बालक ही निष्क्रिय रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षिका निष्क्रिय। भाई दोनों सक्रिय होने चाहिए ना, तो एक को सक्रिय कर रहा है, दूसरे को निष्क्रिय। इसमें देखिए कह रहा है लास्ट वाले में कि शिक्षिका जो है, शिक्षिका को, एक मिनट यहां पे हट गया है, हाँ, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों सक्रिय भूमिका में रहते हैं। सबसे बेस्ट आपका आंसर यही है, 4 नंबर। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में। अब देखिए कथन और तर्क दिया है, कह रहा है कथन में, देखिए क्या कह रहा है, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। अब देखिए यहाँ जेंडर बेस आ गया, जेंडर पूर्वाग्रह आ गया, किसी एक लिंग के प्रति रूढ़िवादिता का जिक्र आ गया। स्टेरियोटाइप जो लोग होते हैं, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है कि कक्षा में जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से क्या होते हैं, गणित और विज्ञान में क्या आगे होते हैं, क्या ऐसा है? आज तो लड़कियां हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। तो ये सीधे सीधे कथन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, ऐसी बात नहीं है। तर्क क्या दे रहा है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क और वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क और वैज्ञानिक क्या सहज रूप से मौजूद होती है। तो ये भी क्या है, गलत बात है। भाई सबके अपने अपने व्यक्तिगत योग्यता होती है ना, तो आप ऐसे इसको नहीं कह सकते हैं कि लड़कों में लड़कियों की ज़्यादा अपेक्षा जो है तर्क शक्ति ज़्यादा होती है, वैज्ञानिक क्षमता अधिक होती है, सोचने की क्षमता अधिक होती है। तो तर्क भी क्या हो गया, गलत हो गया। जब ये दोनों गलत हो गए तो व्याख्या करने का तो कोई सवाल ही पहले उत्पन्न नहीं होता है। ए सही आर गलत, इसमें कोई सही नहीं है, तो दोनों आपका क्या है, गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जिक्र आया है, एनईपी जो है, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है, पाठ्यचर्या का लचीलापन। ये तो सही बात है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब पाठ्यचर्या का मतलब क्या है? अब भाई एक बात बताइए, जब पाठ्यचर्या का आप निर्माण करते हैं तो पाठ्यचर्या, अब मैंने पहले ही बताया कि ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसको समझ सके, उदाहरण ऐसा उसमें रहे कि बच्चा व्यक्तिगत जीवन से उसको जोड़ सके। जब तक जो है करिकुलम जो है आपका, जब आपका फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा जो है, तब तक बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? तो बच्चे के रुचि, उसकी आयु और उसके जो है बुद्धि स्तर का होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। पाठ्यचर्या का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन तो होगा नहीं कभी भी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे होता है। पाठ्य पुस्तकों को गैर संदर्भीकरण क्यों करेंगे भाई? पाठ्य पुस्तक जो है विषय वस्तु से होना चाहिए, उसके समाज से, उसके जीवन से जुड़ा होना चाहिए। रटने पे तो कभी नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसमें सीधे सीधे होगा कि पाठ्यचर्या क्या हो, लचीलापन हो, ताकि बच्चा जो है अपने रुचि और क्षमता के अनुकूल चीजों को सीख सके।
देखिए, मूल्यांकन का केंद्र पूछा है कि मूल्यांकन का सेंटर क्या होना चाहिए। मूल्यांकन अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण। केंद्र क्या होना चाहिए, मतलब मेन फोकस किस पे होना चाहिए कि जो लर्नर है क्या नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, क्या इस पे फोकस रहेगा, बताइए आप। तो ये तो नहीं होना चाहिए भाई। आप किसी एक चीज पे फोकस नहीं करेंगे कि बच्चा ये नहीं कर सकता है तो ये गधा है या ऐसा है वैसा है। क्या मेन आपका फोकस किसी बच्चे पर, जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसी बच्चे का कि क्या कमी है क्या अच्छा है, तो क्या खाली यही कमियों पे बस ध्यान देंगे कि वो क्या नहीं कर सकता है? तो ये गलत बात है। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण देंगे, बताइए भाई। स्पष्टीकरण भी तो नहीं देंगे कि देखिए श्याम राम से अधिक तेज है पढ़ने में, तो तुलना भी तो नहीं करेंगे। इस पे आपका फोकस मेन नहीं रहेगा लेकिन इस पे मेन फोकस नहीं रहेगा। तीसरा क्या कर रहा है, मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना। एक मानक वर्ग में क्या करना, लेबलिंग करना, तो ये भी आपका नहीं होगा। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन, कि बच्चा क्या सीख रहा है और किस प्रकार से सीख रहा है, वो इस पे आपका फोकस रहेगा कि बच्चा सीख क्या रहा है और कैसे सीख रहा है। इसका आप क्या करेंगे, मूल्यांकन में वर्णन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। मतलब कहने का मतलब क्लास लगी हुई है, आप उस क्लास को देख करके ये कह सकते, क्या कैसे किस चीज को देख के कहेंगे कि ये जो क्लास है ये समाज या सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष है जिसमें हर बच्चे के व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। बैठने की तय व्यवस्था क्या इस प्रकार से हो, हर बच्चे की बैठने की क्या हो, एक उचित व्यवस्था हो, क्या इसके हिसाब से। दूसरा, शिक्षकों का केवल निर्देश देना और बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना कि भाई टीचर क्या करेंगे, डायरेक्शन दें और बच्चे उसको क्या करें, पालन करें। तो सीधे सीधे शिक्षक सक्रिय हो गया, तो ये तो होगा नहीं। बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण, अब देखिए यहाँ पे याद करने पे जोर दिया जा रहा है, तो ये तो भी नहीं होगा। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, जब बच्चे इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट करेंगे और किसी बात पे चर्चा करेंगे, तो यही तो हो गया एक समावेशी शिक्षा, एक सामाजिक कक्षा कक्ष। तो सबसे जो बेहतर हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। बैठने की व्यवस्था से आप नहीं कह सकते जो है कि बच्चा इसमें तो बड़ा बढ़िया एकदम लाइन से बैठे हैं और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। अब समालोचना क्या है, 325 और 486 को जमा करो अर्थात जोड़ो, क्या ये होगा। समालोचनात्मक सोच कैसे बढ़ेगी बच्चे का, उसका दिमाग कैसे डेवलप होगा, जब वो किसी चीज पे पर्टिकुलर थिंक करेगा तब ना, सोचेगा तब ना। तो ये जमा करने से तो सोचेगा नहीं, है कि नहीं, तो ये तो होगा नहीं। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, तो सीधे सीधे आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, रट लिया, तो इसमें दिमाग का विकास होगा नहीं। श्वसन को परिभाषित करिए, बच्चा परिभाषा रटा है, याद कर लिया, इससे तो होगा नहीं उसके दिमाग का विकास। लेकिन जब बच्चा अपने शहर में प्रदूषण के जो विभिन्न कारक हैं कि किस वजह से हमारा शहर प्रदूषित हो रहा है, वातावरण खराब है, जब उसका वो विश्लेषण करेगा और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय को जब सोचेगा, तभी तो उसका क्या होगा, समाज में सोच बढ़ेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, जब वो एनालाइज करेगा इन चीजों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में समावेशन संस्कृति को दर्शाता है। समावेशन क्या है कि बिना किसी भेदभाव को सबको एक तरह से जो है शिक्षा देना। विद्यार्थी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, क्या ये जो है समावेशन संस्कृति दिखाता है। विभिन्नता और विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाए, हतोत्साहित तो आप कभी नहीं करेंगे भाई, अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं, तो क्या उनको हतोत्साहित करेंगे। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं,
ये समावेशन संस्कृति को दर्शाएगा नहीं कि कुछ ही विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, सम जो है स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अभिवादित कर रहे हैं और जो है समाहित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बाकी सब जो है अपने आप को असहज फील करें, ये तो समावेशन का होगा नहीं, दिखाएगा नहीं। उनकी योग्यता के आधार पर अस्थायी समूह में आप डिवाइड कर दीजिए कि गधे एक तरफ बैठे, जो तेज बच्चे एक तरफ बैठे, ये तो समावेशन संस्कृति को दिखाएगा नहीं विद्यालय के। तो विद्यालय की जो संस्कृति को दर्शाएगा समावेशन के, वो विद्यालय की जरूरतों को, विद्यार्थियों की जरूरतों को, जो स्टूडेंट की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए अलग अलग आकलन करेंगे आप, असेसमेंट फॉर लर्निंग, किसकी क्या जरूरत है उस हिसाब से उसको क्या करेंगे आप, सहायता उपलब्ध कराएंगे बच्चे को ताकि वो सीखे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपका, इसमें पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में, बच्चे अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग समाज से आते हैं, तो ऐसी कक्षा है और आप टीचर हैं, तो आपको किन चीज़ों से बचना है। भाई बचना ये कि आपको पक्षपात नहीं करना, किसी एक जो समाज का, संस्कृति का, किसी एक धर्म का आपको प्रचार प्रसार नहीं करना है, आपको सबको लेके चलना है, ठीक है। कह रहा है चर्चा में विविध जो है संस्कृतियों को उदाहरण लाना, क्या इससे बचना चाहिए? तो इससे तो बचने का कोई मतलब नहीं। आप विविध संस्कृति, सभी संस्कृतियों का जिक्र कर रहे हैं भाई, तो उससे काहे बचेंगे? किसी एक का रहता तब बचते आप, तो ये तो होगा नहीं। बचना है आपको प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। भाई किसी भी प्रभावी संस्कृति के लिए आप क्या करिए, उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकास करिए, ये तो गलत बात है, इससे आपको क्या है, बचना है। और देख लेते हैं, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करिए। भाई उससे पूछिए उसके समाज संस्कृति के बारे में, तो बच्चा क्या करेगा, बताएगा ही, तो ये तो भाई उससे बचना नहीं है। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा, आपको सम्मान और संस्कृति हतोत्साहित नहीं करना है, मारना नहीं है, डांटना नहीं है, बल्कि उसको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। तो इसमें यही दिया है कि सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, तो ये भी सही है। यही एक आपका क्या हो जाएगा, गलत है, जिससे आपको बचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। तो आपको देखिए विकार से संबंधित ये प्रश्न पूछा है आपसे कि गुणन वैकल्प होगा, जिसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं, या फिर लेखन वैकल्य होगा, डिस्ग्राफिया, या जो है वाचन वैकल्य, डिसलेक्सिया, या फिर गति समन्वय। तो देखिए शब्दों को जब पढ़ेगा तो मुंह से ही तो पढ़ेगा, व्याख्या करेगा तो मुंह से ही तो बोल के करेगा, तो इसका प्रभाव सीधे किसके पड़ेगा, वाचन वैकल्प से पड़ेगा, बोलने से। किससे हो जाएगा, वाचन वैकल्य से हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन, जो चलने फिरने में दिव्यांगता है, पैर वगैरह में बच्चे हैं, उन विद्यार्थियों को सफल समावेशन करना है, सबको एक साथ शिक्षा देनी है स्कूल में। तो आपको निम्न में से किस से बचना महत्वपूर्ण है, वो काम नहीं करेंगे आप जिससे कि उनको दिक्कत हो। किसको, जो गतिक दिव्यांगता वाले स्टूडेंट हैं। ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, ये तो सही बात है। आप भाई अब 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग है, अब उस दिव्यांग है बेचारा, तो आप उसकी क्लास ऊपर लगवाएंगे कि चलो भाई तुम ऊपर चलो, तो इसी से तो आपको बचना है। पहला तो आपको ऊपर ही मिल गया आंसर, इससे क्या है, बचना महत्वपूर्ण है। और क्या है, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्ट में से समतल करना, ताकि आसानी से वो जा सके, आ सके, है कि नहीं। तो ये तो सही बात होगी, इससे आपको बचना नहीं है। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करना, भाई हर उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ों को बनाइए। बैठने की उचित व्यवस्था का समावेशन करिए। लेकिन बचना किससे है कि आप ऊपरी जो है क्या करना है, कक्षाओं और पुस्तकालय इन सब के आवंटन से आपको क्या है, बचना है। उसको नीचे ही व्यवस्था दीजिए ताकि आसानी से वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो आई होप अभी समझ गए होंगे इसका आंसर। और क्या दिया है देखिए अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक, भाई देखिए क्रिएटिविटी है, विद्यार्थी की पहचान संभव विशेषता नहीं है। आप किस चीज़ को देख के बता देंगे कि ये बच्चा जो है, इसके अंदर ये कोई चीज़ नया सीखने का जिज्ञासु नहीं है, तीव्र बुद्धि का बालक नहीं है। उच्च क्रम समस्या समाधान, क्या ये होगा, या फिर अभिसारी सोच,
नवाचारी सोच, जिज्ञासा की प्रबल भावना। देखिए जो सृजनात्मक बालक होता है उसको कोई भी चीज़ जानने की जो है प्रबल उसके अंदर क्या होती है, भावना होती है नई नई चीज़ों की। नवाचारी प्रयोग करता है, नए नए प्रयोग को करता है। उच्च क्रम समस्या समाधान, हाई लेवल की थिंकिंग करता है, हाई ऑर्डर जो है प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो। लेकिन यहाँ पे अगर अपसारी सोच रहता, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग रहता तब हमारा सही होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभिसारी सोच है तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, देखिए जैसे आप लेंस पढ़े होंगे तो किसी चीज को वो फैला दे, दूरदर्शी, अलग अलग तरीकों से सोचे, तो उसे कहते हैं अपसारी। और जो अभिसारी होते हैं वो एक ही जगह केंद्रित हो जाए, जहां पे क्या हो, एक ही जगह केंद्रित हो जाए। ये चीजें जैसे ये रेज आ रही हैं तो आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो एक ही जगह केंद्रित हो जाता है। ये आपका गलत है, ये डाइवर्जेंट होना चाहिए, कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है किसी चीज को लंबे समय तक अपने दिमाग में स्थिर रखें, इसके लिए शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। भाई लंबे समय तक याद रखने का मतलब ये थोड़ी कि आप रट्टा मरवाइए दिन रात। क्रिएटिविटी के माध्यम से चीजों को समझ के जब वो रखेगा अपने दिमाग में तो चीजें क्या रहेंगी। देखिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, कोई उदाहरण दूं, कोई चीज बताऊं, नियम कानून समझाऊं, तो जब आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो बहुत दिनों तक आपके दिमाग में बैठा रहेगा। लेकिन रट्टा मारेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे, है कि नहीं। तो इसमें यही कह रहा है कि किस रणनीति से बचना चाहिए। स्मृति सहायक विधियां लागू करना, संगठनात्मक जो है चार्ट बनाना, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना। तो भाई देखिए जो उस चीज से जुड़ा ना हो, असंबद्ध हो, उस शब्द को तो आप प्रस्तुत करेंगे नहीं। स्मृति सहायक विधियां लागू करेंगे, जिससे स्मृति सहायक माने, स्मृति माने याद करने में जो सहायक हो, जो क्या रहे, दिमाग में स्थिर रहे, लंबे समय तक स्मरण, उस स्किल को अपनाएंगे। चाहे वो जैसे क्रिएटिविटी के माध्यम से हो गया, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से हो गया, किसी प्रोजेक्ट विधि से हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के माध्यम से हो गया। आप चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, इससे क्या करेंगे, बचेंगे। आप कोई मानसिक जो है शब्द चित्रण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से बच्चा लंबे समय तक स्मरण रहता है। अगला क्वेश्चन, जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। अब सामग्री कैसी हो, जटिल और व्यापक हो तो ये तो कभी नहीं होगा भाई, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, जब सीखने वाली चीज जो है मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो तभी तो विद्यार्थी क्या करेगा, बेहतर सीख पाएगा। अव्यवस्थित तो होगा नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग हो, सामाजिक सांस्कृतिक चीजों से जुड़ा हो तब सही रहता है। यहाँ अलग दे दिया है, भिन्न दे दिया है, तो वो मौजूदा जब ज्ञान से जुड़ा रहेगा तभी विद्यार्थी क्या करेंगे, आप बेहतर जो है चीजों को सीख सकेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो समझते हुए क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। कोई बच्चा पढ़ता है क्लास में, पास होता है, फेल होता है कम ज़्यादा नंबर से, तो आखिर में जो एजुकेशन की अचीवमेंट होती है उसकी, तो उसकी विफलता में क्या योगदान है, क्यों वो फेल हो गया, उसका योगदान किसका है फेल होने में। अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसमें सीधे सीधे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, बिना किसी प्रसंग के, बिना किसी काम के अगर पाठ्यक्रम है तो बच्चा क्या हो जाएगा, ये जो है उसके विफलता में क्या होगा, योगदान जरूर देगा फेल होने में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। भाई निष्क्रिय नहीं, सक्रिय होना चाहिए ना, तो ये तो होगा नहीं। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता होती है, यहां पे नहीं दिया है, तो ये भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, रटने पे बल दे रहा है कि बहुत अच्छा होता है, ये भी गलत है।
बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये आपका क्या है? सही बात है। पियाजे ने भी कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो नन्हे क्या होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है। और क्या कहा था उन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो सोच में वयस्कों से मात्रा में एकदम एक जैसे होते हैं, मात्रा सेम रहती है, लेकिन गुणों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। और सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं, ये भी उन्होंने कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए, कोई टॉपिक है पढ़ाने के लिए, एक शिक्षक को किस प्रयोग से बचना चाहिए? आप 3 उपयोग करिए ऑप्शन में, लेकिन एक का आपको नहीं करना है। अब कौन सा नहीं करना है पढ़ के पता चलेगा। उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण दे करके, क्या उस संप्रत्यय संबंधित उदाहरण है तो उससे आपको बचना है? बताइए। आपको इससे क्यों बचेंगे भाई? आप सब्जेक्ट से ही जुड़ा हुआ तो जो है उदाहरण देंगे। और क्या कह रहा है? उस संप्रत्यय के लिए, उस टॉपिक के लिए असतत उदाहरण। अब देखिए, असतत उदाहरण से आप क्या करेंगे? बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि असतत उदाहरण का कोई भी मानक नहीं होता है, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। और क्या करें? संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण आप दे सकते हैं। उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप आप प्रस्तुत कर सकते हैं, उनके समाज से, उनके संस्कृति से, उनके वेशभूषा आदि चीजों से जुड़ा हुआ चीजों से जो है क्या आप कर सकते हैं। लेकिन आपको असतत उदाहरण से क्या करना है? आपको बचना है। असतत उदाहरण नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। अगला क्वेश्चन, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाता है? जब स्वयं का ज्ञाता हो व्यक्ति। अधिज्ञान, भ्रांति, स्मृति सहायक विधि, अभिप्रेरणा। तो सीधे सीधे कोई भ्रांति तो होगा नहीं, अभिप्रेरणा तो होगा नहीं, मोटिवेशन, स्मृति सहायक विधि होगा नहीं। स्वयं का ज्ञान या जागरूकता है तो अभिसंज्ञान होगा। क्या होगा? अभिसंज्ञान। संज्ञान माने ज्ञान ही तो होता है। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। करेक्ट। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य का निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, ये सब कार्य करना, परिणामों का मूल्यांकन करना किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? क्या आरोपण में, नकल में, समस्या समाधान में, निष्क्रिय ध्यान में? तो जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके क्या करते हैं? प्रॉब्लम की क्या करते हैं? पहले खोज निकालते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, संभावित समाधान खोजते हैं कि इसका अच्छा ये हो सकता है, फिर उसके अनुसार काम करते हैं, तब आपका कुछ ना कुछ परिणाम आता है और उस परिणाम का मूल्यांकन करते हैं। नकल में तो ऐसा आएगा नहीं, आरोपण में आएगा नहीं, निष्क्रिय ध्यान में कोई आएगा नहीं, है कि नहीं? तो एट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं, आरोपण को। तो समस्या समाधान में ही इन सारी गतिविधियों की क्या होती है? चर्चा की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभिकथन और तर्क से आ गया। क्या कह रहा है? अभिकथन कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना जो है क्या है? सार्थक है। भाई, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना क्या है? सार्थक है। सही बात है भाई। बच्चा जब सीखेगा तो कुछ ना कुछ उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आएगा, कुछ ना कुछ उसको गलत फहमी होगी। तो उस गलत फहमी को आपको खोज करना है और चर्चा करना है ताकि वो उसकी गलत फहमी दूर हो सके। नहीं तो वो एक चीज का कॉन्सेप्ट बना लेगा। जैसे मैं आपको कोई गलत चीज पढ़ा दूं और वही चीज आप दूसरे को पढ़ा देंगे। तो ये चीज आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट पे चर्चा करना है। तो ये तो सही बात है। दूसरा क्या कर रहा है? यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में क्या करता है? सहायकता। ये भी बात सही है भाई। विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देगा ना जब आप चर्चा करेंगे क्लास में, और गहन जांच का नेतृत्व करने में भी क्या करेगा? सहायक करेगा। बच्चा बताएगा कि मेरी समस्या क्या है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, उसके भ्रम को दूर किया जाएगा। तो जब दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या करता है, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी देख लेते हैं। 29 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये जो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है? कब? जब गतिविधि को महत्व न दिया जाए। भाई, जब गतिविधि को महत्व नहीं देंगे तो बोरियत तो महसूस होगा ही। गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, जब महत्व देंगे तो बोरियत आपका महसूस नहीं होगा। सफलता मिलने पर बोरियत नहीं होगा, और सफलता की अपेक्षा होने पर।
गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर विद्यार्थी को बोरियत महसूस होने की क्या होती है, संभावना होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि फीडबैक को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। उचित नहीं दे रहा, देखिए अनुचित तरीका है। अब इसमें से 3 तो सही तरीका है फीडबैक देने का, किसी को बताइए कि भाई आपकी कमियां ये है, लेकिन एक गलत है। अब कौन सा गलत है, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, और क्या है, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। ये तो सही तरीका है भाई, जो एक्टिविटी कर रहा है उस पे ना आपका केंद्रित होना चाहिए फीडबैक। विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, यह भी सही बात है। अन्य विद्यार्थी के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना, देखा तुलना करता तब गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे अनुचित पूछा है कि कौन सा फीडबैक देने में अनुचित तरीका है। अब एक बात बताइए, हर विद्यार्थी की अलग अलग क्षमता होती है, आपको पता है। कोई दिव्यांग बच्चा है, कोई साधारण बच्चा है, कोई तीव्र बुद्धिलब्धि का बच्चा है, तो सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। तो आप जो है क्षमता पे केंद्रित प्रतिपुष्टि देंगे, ये तो गलत बात है भाई। कि अगर कोई बच्चा है मान लीजिए कम बुद्धिलब्धि का, वो कुछ अगर बेहतर किया है तो आप क्या करेंगे, उसके कार्यशैली पे देखिए ना, उसकी क्रिएटिविटी पे देखिए वो काम क्या किया है, न कि उसकी क्षमता पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अनुचित तरीका हो जाएगा। इसलिए पहला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन, आई होप आप समझ पाए होंगे बेहतर से। तो अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।